अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डी फॉर ट्रिक्स। मेरा नाम है शाह अली फ़ारूक और ऊप यूजिंग C++ प्लेलिस्ट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, हमने अपनी इस प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी जितनी भी थ्योरी थी वो हमने पढ़ ली है और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। इससे एक तो हमारे पूरे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ ही साथ हमें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी टेस्ट जो कि इससे रिलेटेड होगा, इन टॉपिक्स से रिलेटेड होगा, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो बन सकते हैं या आ सकते हैं। सो चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQs है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज़। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का अगर हम दूसरा नाम कोई सजेस्ट करें तो वो क्या होगा। ऑप्शंस में हमारे पास है सॉफ्टवेयर, सिग्नल, प्रोसीजर या डीबगर। तो इसका जो है वो सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम जब कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। आगे सेकंड नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है जी, आगे हमने ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ए है एल्गोरिदम, बी है प्रोग्रामिंग और सी है फ्लो चार्ट और डी ऑप्शन है ऑल। तो चूँकि एल्गोरिदम में भी हम जो है वो किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए उसका एल्गो बना रहे होते हैं और बी ऑप्शन जो है उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है, और फ्लो चार्ट भी जो है वो हमारे एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो तीनों जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं। सो इसका आंसर जो होगा वो ऑल वाला ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर अ प्रॉब्लम। ऑप्शंस में है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है मल्टीपल। सो ये तो एक अंडरस्टूड बात है और बहुत ही ये एक आसान सा MCQs है कि जो भी प्रॉब्लम होगी उसके सलूशन 1, 2, 3 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो इसका आंसर जो होगा वो मल्टीपल, जो इसका यानी ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड। ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा है कि जो पर्सन जो है वो प्रोग्राम को डेवलप करता है या जो प्रोग्राम कोड करता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास दिया गया है प्रोग्रामर, डेटाबेस डिज़ाइनर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नन। ठीक है, तो जो बंदा प्रोग्राम लिखता है या प्रोग्राम को डेवलप करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है जनाब। नेक्स्ट MCQs है द स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड। अब ये देखें, इसका हमने पूरा एक टॉपिक कवर किया था और उसमें एक डेफिनेशन थी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड। आगे MCQs हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम या एल्गोरिदम। सो इसका आंसर है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की जब हमने डेफिनेशन की थी तो उसमें हमने क्या कहा था, एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, इसका आंसर होगा एल्गोरिदम। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs है अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एन एल्गोरिदम इज़ कॉल्ड। तो ये भी हमने कब पढ़ा था कि जब हम किसी एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है एल्गोरिदम डायग्राम, फ्लो चार्ट, डाटा फ्लो डायग्राम या नन। तो हमने ये कहा था कि जब भी हम किसी एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs है द डायमंड सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इंडिकेट्स। जब हमने हर एक सिंबल को पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो डायमंड सिंबल है वो उसका क्या काम होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में है प्रोग्रेस, कंडीशन, इनपुट या आउटपुट। तो हमें पता है कि डायमंड सिंबल हमने पीछे जो कंडीशनल स्ट्रक्चर और ये वो जितने भी अभी रिसेंटली जो टॉपिक कवर किए थे, ये हमने इनिशियल में जब हम फ्लो चार्ट को हमने पढ़ा था तो उसमें हमने हर एक सिंबल को देखा था कि उस सिंबल का क्या मतलब होता है। तो जो डायमंड सिंबल होता है वो कंडीशन को चेक करने के लिए, कंडीशन के लिए जो है जहाँ पे कंडीशन लग रही होती है वहाँ पे हम डायमंड सिंबल को यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट MCQs की बात करें तो नेक्स्ट MCQs है द रेक्टेंगल सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इंडिकेट्स। ये भी हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल सिंबल जो है वो क्या शो कर रहा होता है। अगर हमारे पास ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन में हमारे पास ए में है प्रोसेस, बी में है कंडीशन, सी में है इनपुट, डी में है आउटपुट। सो तो जो
ए है प्रोसेस, बी है कंडीशन। कंडीशन को तो हमने चेक कर लिया है कि कंडीशन का क्या होता है, वो डायमंड साइन होता है। ठीक है जी। पीछे रह गया प्रोसेस, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि रेक्टेंगल जो सिंबल होता है वो प्रोसेस को शो करने के लिए यूज़ होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन, प्रोसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ अगर हम आएँ तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द पैरेललोग्राम सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इंडिकेट्स। ठीक है जी। तो ये हमने जो सबसे पहला जो सिंबल पढ़ा था वो ये पैरेललोग्राम ही था। और पैरेललोग्राम जो है वो किस लिए यूज़ होता है, ऑप्शन हमारे पास हैं इनपुट, बी आउटपुट, सी पे है बोथ ए एंड बी, एंड डी पे है नन। तो हमने पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही सिंबल यूज़ होता है, और वो सिंबल जनाब कौन सा है, वो है पैरेललोग्राम। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी। इनपुट और आउटपुट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम वाला यूज़ करते हैं। और कंडीशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। और प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ कॉल्ड। जब हम किसी भी एल्गोरिदम की वर्किंग को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं डेस्क चेकिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग या कोडिंग। ठीक है जी। कंपाइलिंग, डिबगिंग, कोडिंग ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, और डेस्क चेकिंग भी शायद हमने पढ़ा, अगर नहीं भी पढ़ा तो इस चीज़ को जो है वो डेस्क चेकिंग कहते हैं। डेस्क चेकिंग किसको कहते हैं, जब भी हम किसी एल्गोरिदम को की वर्किंग को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, केयरफुली उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्क चेकिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम लिखने को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं फ्लो चार्ट, कोडिंग, डेस्क चेकिंग एंड डी ऑप्शन है नॉन। हम फ्लो चार्ट भी देख चुके हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, और कोडिंग और डेस्क चेकिंग भी हमने लास्ट पढ़ा है अभी। जो पिछला एमसीक्यू था उसमें हमने देखा कि डेस्क चेकिंग क्या होती है। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि मैं कोड कर रहा हूँ। सो इसको क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। ऑप्शन हमारे पास हैं सिंटैक्स, बग, डीबग या नन। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसको हम जब लिखते हैं तो उसकी अपनी ग्रामर होती है। ठीक है जी। उसको हमने फॉलो करना होता है, उसको हम फॉलो करके ही अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस ग्रामर को मैंने क्या कहा था, उस ग्रामर को कहते हैं सिंटैक्स। उस ग्रामर को क्या कहते हैं, सिंटैक्स। सेट ऑफ रूल्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो होते हैं उनको हम कहते हैं सिंटैक्स। सो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू। प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू। ऑप्शन मेरे पास है प्रोग्राम इन्हांसमेंट, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि स्टेटमेंट से ज़ाहिर है प्रोग्राम अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब है कि एक चीज़ जो है वो बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और उसको हम जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं। प्रोग्राम इन्हांसमेंट मतलब प्रोग्राम को और जो है उसको बढ़ाना, उसको और जो है उसमें और फीचर्स वगैरह ऐड करना। ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हम अभी प्रोग्राम को समझ रहे हैं कि प्रोग्राम करेगा क्या। प्रोग्राम डेवलपमेंट ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें भी प्रोग्राम बन रहा है, तो जब बन रहा होगा या जब हम प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या जब हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो ये अपग्रेडेशन नहीं होती, ये तो डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन ये चीज़ होती है। इन्हांसमेंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोग्राम अपग्रेडेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम इन्हांसमेंट कहते होते हैं। मतलब हम उस प्रोग्राम को इन्हांस कर रहे हैं, उसमें मज़ीद फ़ीचर्स को ऐड कर रहे हैं। सो ये प्रोग्राम अपग्रेडेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स वेरियस फीचर्स ऑफ द वे इट इज़ यूज्ड। जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, ये एक नॉर्मल आम सा क्वेश्चन है, और ये तो हम जो है डेली लाइफ में इससे हमारा पाला पड़ता भी है। सो एक दफ़ा इसके हम जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में इसने कहा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसको हम शॉर्ट में SRS भी कहते होते हैं, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, यूज़र मैनुअल या एल्गोरिदम। तो ये अंडरस्टूड है और बहुत आसान MCQs है।
क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं, जब हम कोई नया मोबाइल लेते हैं, कोई भी डिवाइस नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उसके साथ एक हमें जो है वो कुछ सफ़ों पर मुश्तमिल एक बुक मिलती है या कोई पम्फलेट टाइप चीज़ होती है। हम उससे क्या कहते हैं, यार इसके साथ एक मैनुअल मिला होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं या इस तरह का कोई आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं, तो वो डेवलपर जो होती हैं, जो डेवलपिंग कंपनी होती है, वो आपको एक मैनुअल भी देती होती है ताकि आप जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें और उससे आप सीख सकें कि इस जो सॉफ्टवेयर है उसको बेहतर तरीके से कैसे यूज़ करना है। सो ये जो MCQs है इसका करेक्ट आंसर है यूज़र मैनुअल। नेक्स्ट जो MCQs है उसमें वह है द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, ऑप्शन हमारे पास है डिज़ाइन एल्गोरिदम, टेस्टिंग प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखें, जब भी हमें कोई इमारत बनानी होती है तो हम जो है उसका क्या करते हैं, उसकी पहले बेस बनाते हैं, और अगर बेस कमज़ोर होगी तो आप इमारत, उसके बाद बेस अगर आप जो है वो कमज़ोर बनाएंगे, उसके बाद आप इमारत जितनी मज़बूत बनाने की कोशिश कर लें, उसके बाद जो मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन अगर बेस कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि आपकी इमारत ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक काम हम करते हैं वो हम क्या करते हैं कि हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जनाब। क्योंकि जब एल्गोरिदम डिज़ाइन हो जाता है फिर उसका फ़्लो चार्ट बनता है, फिर फ़्लो चार्ट बनने के बाद हम उस पर कोडिंग करते हैं, कोडिंग के बाद हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद हम जो है वो उसको फाइनल इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र को दे देते हैं, उसके बाद हम उसकी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना जो होता है वो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि उस वक्त हम बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं और हम उस वक्त चीज़ों को समझ के थोड़ा उसका बना रहे होते हैं, एल्गोरिदम बना रहे होते हैं कि ये काम करेगा कैसे। अगर आप एल्गोरिदम में कोई मिस्टेक हो गई, कोई स्टेप आप छोड़ गए, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आपने छोड़ दिया, तो वो फिर एंड तक वो रह जाएगा। सो सबसे जो मुश्किल काम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कौन सा होता है, डिज़ाइनिंग दी एल्गोरिदम। सो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है वो है कंपाइल्ड प्रोग्राम्स टिपिकली एग्जीक्यूट फास्टर बिकॉज। कंपाइल्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो फास्टर एग्जीक्यूट क्यों होते हैं, उसके ऑप्शंस हैं कंपाइल्ड प्रोग्राम्स आर रीड एंड एग्जीक्यूटेड ए लाइन एट ए टाइम, ठीक है जी। कंपाइल्ड प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म, कंपाइल्ड प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर एनी डेटा, नन ऑफ द अबव। सो कंपाइल्ड प्रोग्राम्स का इसका जो राइट आंसर है वो है कंपाइल प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर एनी डेटा, क्योंकि कंपाइल प्रोग्राम सिर्फ एक दफ़ा कंपाइल होता है और उसके बाद जो है वो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है जी। ये लाइन एट अ टाइम लिखा हुआ है, ये तो इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर तो नहीं होता। प्रोग्राम और ऑलरेडी इन मशीन रीडेबल फॉर्म, ठीक है जी। कंपाइल प्रोग्राम जो ऑलरेडी इन मशीन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। ये ऑप्शन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी फिर थोड़ी एम्बिग्विटी आ जाती है। लेकिन जो बेहतरीन स्टेटमेंट है वो है कंपाइल प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर्ड एनी डाटा। कंपाइल प्रोग्राम जो होते हैं वो फिर कोई डाटा उन्हें रिक्वायर नहीं होता, वो एक दफ़ा फ़ाइल बना लेता है, तो वो जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो वहीं से वो फ़ाइल एग्जीक्यूट हो जाती है। नेक्स्ट जो है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज़ कॉल्ड। कंपाइलर को जो आउटपुट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन में हमारे पास है द प्रोग्राम, सोर्स कोड, लिंक्ड कोड या ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है जी। जब भी कोई प्रोग्राम लिखा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि जब हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ये एक सोर्स कोड है, ठीक है। जब वो कंपाइल हो जाता है तो कंपाइल होने के बाद उसको क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट कोड होता है। हाँ, लास्ट में जो कह रहा था कि वो एक फ़ाइल बना लेता है उसे ऑब्जेक्ट फ़ाइल हम कहते होते हैं, ठीक है जी। आउटपुट ऑफ दी कंपाइलर इज़ ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है जी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज। अब आगे हम ऑप्शन देखेंगे तो देखेंगे कि ये मशीन लैंग्वेज के बाद ये क्या पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है जी। मशीन लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स वर फर्स्ट रिटन, इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर, डिफर्स फ्राम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, डी है ऑल ऑफ अबव। देखें, मशीन लैंग्वेज जो है इज़ द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स आर वर फर्स्ट रिटन, ये भी बात ठीक है। फर्स्ट टाइम जो प्रोग्राम लिखे हुए थे वो मशीन लैंग्वेज थी, मतलब बाइनरी डिजिट्स थे, ठीक है जी। इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर, ये वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। डिफर्स फ्राम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, ये भी हमने पढ़ा था कि डिवाइस टू डिवाइस जो है वो मशीन लैंग्वेज वेरी कर रही होती है। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ अबव। मशीन लैंग्वेज के ये तीनों जो खूबियाँ लिखी हुई हैं ये वाकई ऐसे ही है। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है जनाब। नेक्स्ट हम जाते हैं अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज़ कॉल्ड। ये तो अभी पिछले MCQs में बता चुका हूँ, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं।
मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या नन। तो हमने अभी भी पिछले MCQs में बताया था कि जो मशीन लैंग्वेज होती है उससे हम बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। सो मशीन लैंग्वेज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज मतलब जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, उससे कोई दरमियान में कोई ऐसा तीसरा कोई भी पार्टी नहीं चाहिए जो कि उसे कंप्यूटर को समझाए कि ये प्रोग्राम में क्या कहा गया है। सो सी लैंग्वेज, पास्कल, मशीन लैंग्वेज या डॉस। सो हमने अभी पढ़ा है मशीन लैंग्वेज वो वाइड लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा होता है, ये उसकी यानी कि नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट MCQ है राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़। मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं नहीं, उसके आगे खूबी है। ए है कम्प्लेक्स, बी है सिंपल, सी है टाइम कंज्यूमिंग और डी है बोथ ए एंड सी। देखिए मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना एक तो कम्प्लेक्स होता है, दूसरा इस पर टाइम ज़्यादा लगता है, सिंपल तो नहीं होता ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए और सी दोनों जो हैं वो ठीक हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है जिसमें उसने बोथ एंड सी लिखा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट है राइटिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ दैन मशीन लैंग्वेज। क्या है जनाब, लेस टाइम कंज्यूमिंग, मोर टाइम कंज्यूमिंग, इजी, बोथ ए एंड सी। प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में लिखने के बजाय वो क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम कम ज़ाया होता है, मोर टाइम ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, इजी है। सो जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो मशीन लैंग्वेज से इजी भी है और टाइम भी कम लगता है। ठीक है जनाब, तो ए एंड सी इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है जी, असेंबली लैंग्वेज, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रान। तो हमने जब लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस किया था तो हमने उसमें दो लैंग्वेजेस को देखा था कि लो लेवल में कौन कौन सी आती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, सो पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक भी हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रान भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो कौन सी फिर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, वो है असेंबली लैंग्वेज। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQs की बात करें, द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लोएस्ट लेवल मतलब जो कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा करीब लैंग्वेज है, उसमें है जावा, असेंबली लैंग्वेज, पास्कल और C++। ठीक है जनाब, तो इसमें अगर मशीन लैंग्वेज होता तो हम उसको सेलेक्ट करते, लेकिन चूँकि मशीन लैंग्वेज नहीं है तो मशीन लैंग्वेज के बाद जो कंप्यूटर के लिए लोएस्ट लैंग्वेज इन चारों में से बन रही है वो है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एंड असेंबली लैंग्वेज यूजेस, ठीक है जी, ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंग्लिश वर्ड्स, निमोनिक्स कोड, ज़ीरोज़ एंड वंस, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स या ज़ीरोज़ एंड वंस तो मतलब एक ही जो है वो बात है, लेकिन उसने इसमें इस MCQs में सी और डी लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसमें उन्हें कन्फ्यूज़ नहीं होना। इंग्लिश वर्ड्स या निमोनिक्स, तो हमने पढ़ा था थ्योरी में कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो निमोनिक्स को यूज़ करती है, सिम्बल्स होते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक्स, सो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ नेम ऑफ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स असेंबली सोर्स कोड टू मशीन कोड। अब देखें, एक हमने कंपाइलर पढ़ा था, एक इंटरप्रेटर पढ़ा था, और हमने एक पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है। ऑप्शंस को देख लेते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या डीबगर। तो असेंबलर जो था वो इसका राइट आंसर है। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, ठीक है जी, मेन बात क्या है, एज अ होल। ठीक है, तमाम का तमाम जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड। ठीक है जी, तो वो ऑप्शन देख लें, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और डीबगर। असेंबलर को हमने अभी भी देखा है कि वो कौन होता है, बाकी बच गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो वो हमने पढ़ा था कि कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को एज अ होल जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स द एंड एग्जीक्यूट्स वन लाइन ऑफ द सोर्स कोड एट अ टाइम। लाइन बाई लाइन कौन काम कर रहा होता है, उसमें ऑप्शन देख लें, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और डीबगर। कंपाइलर को हमने देखा है, इंटरप्रेटर फिर जो है वो लाइन बाई लाइन जो है वो ट्रांसलेट कर रहा होता है और एग्जीक्यूट कर रहा होता है आपके प्रोग्राम को। सो इंटरप्रेटर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ आइडियल टू राइट बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए हम कौन सा
एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं? C++, असम्बली, फोर्ट्रान या कोबोल। कोबोल हमने पढ़ा था कि ये बिज़नेस एप्लीकेशंस के लिए सबसे बेस्ट है, सो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज वाज ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स हाउ टू प्रोग्राम। स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज बनी थी? वो है ऑप्शन ए है कोबोल, बी है असम्बली, सी है C++ और डी है बेसिक। ठीक है, तो इसके लिए हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो बेसिक है ये लैंग्वेज बनी थी स्पेशली स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। एंड बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? कोबोल, असम्बली, C++ या बेसिक। ठीक है, तो C++ जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है जावा इज़ प्रोडक्ट ऑफ। जावा किन का प्रोडक्ट है? ऑप्शन में है माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सन सिस्टम या ह्यूलेट। सो जो जावा है वो सन सिस्टम का प्रोडक्ट है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन वाज। ऑप्शन मेरे पास है बेसिक, फोर्ट्रान, असम्बली, कोबोल। तो इसका जो आंसर है वो है फोर्ट्रान, मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान जो है वो स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। अगर हम कोबोल को देखें, कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है जनाब, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के कुछ MCQs थे जो कि इम्पोर्टेंट थे और उनको हमने आज पढ़ा है। आई होप आपको जो है वो सही समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इंट्रोडक्शन टू C++ पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 2 होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।